इस वॉइस नोट में मैं रिहैबिलिटेशन एक्ट जो कि इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ रेगुलेशन एक्सप्लेन करूँगा ना। तो इसका जो रिहैबिलिटेशन एक्ट का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 शामिल है। चैप्टर 2 में पहले डेटर की डेफिनेशन आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। अब डेटर कौन होंगे? डेटर बेसिकली वो पर्सन है जिस पर लायबिलिटी है और उसने वो अपनी लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है? लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है? लेकिन कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो कि इस डेफिनेशन में मतलब उनकी रिहैबिलिटेशन हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ना। वो कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते रिहैबिलिटेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अब वो कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, वो कौन-कौन से डेटर्स हैं? सेक्शन 6 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है? और कंपनी जिनका जो टोटल डेट है ना वो 100 मिलियन से कम है, ठीक है? 100 मिलियन से कम है या ऑर्डर ऑफ डिसमिसल उस कंपनी के अगेंस्ट पास हो चुका है या प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन जो प्रीवियस 5 ईयर्स में प्रीवियस 5 ईयर में प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन जो था वो पास हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है प्रीवियस 5 ईयर में। इसमें इनके अगेंस्ट प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन एक्ट है ना, तो ये कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते ये डेटर्स, प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना। इसी तरह एक कंपनी है अगर उसके अगेंस्ट कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपने इतने पैसे पे करने हैं, ठीक है? और वो जो अमाउंट है, ठीक है? वो कम से कम 25% है, ठीक है? 25% या उससे ज़्यादा है, किसके 25% से? टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर। डेटर के अगर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है ना कि आपने इतनी अमाउंट पे करनी है और वो अमाउंट 25% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द डेटर से या उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो वो डेटर भी रिहैबिलिटेशन प्लान के लिए कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? ये डेटर की डेफिनेशन और डेटर की डेफिनेशन के बाद सेक्शन 7 आता है जो कि प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन के बारे में है। उसमें ये बताते हैं से उसे ये सेक्शन ये कहता है कि प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन में क्या-क्या चीज़ें आएँगी। तो ये एक तरह से एक बार रीड कर लें। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ केस, केस में केस की कमेंसमेंट कैसे होगी? मीन्स में कोर्ट में रिहैबिलिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये केस रिहैबिलिटेशन का केस स्टार्ट कैसे होगा? 2 पार्टीज़ होती हैं, एक तो डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, दोनों की तरफ से स्टार्ट हो सकता है। डेटर जब फाइल पिटीशन करेगा कोर्ट में ना, तो वो साथ अपना प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन भी बताएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी अटैच करेगा और स्पेशल रेज़ोल्यूशन भी देगा कोर्ट को। तो फिर कोर्ट ये कोर्ट केस स्टार्ट कर देगी, ठीक है? इसी तरह क्वालीफाइंग क्रेडिटर जो हैं जिनका राइट है राइट जिनका राइट है 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर, वो क्वालीफाइंग क्रेडिटर्स भी एक डेटर के अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है? ये कमेंसमेंट ऑफ केस के बारे में बताया। इसका सबसेक्शन जो 6 है, वो एक इम्पोर्टेंट है। उसके सबसेक्शन 6 में ये कहता है कि लॉ ये कह रहा है कि अगर तो पिटीशन फाइल की गई है क्वालीफाइंग क्रेडिटर की तरफ से, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डेटर को कि विदिन 15 डेज़ वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कोर्ट को दे, सबमिट करे। इधर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डेटर ने सबमिट करनी है, लेकिन प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन जो है ना, वो डेटर ने सबमिट नहीं करना कोर्ट को। वो प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द डेटर वो क्रेडिटर ने सबमिट करना है कोर्ट को, क्योंकि क्वालीफाइंग क्रेडिटर ने ही एप्लीकेशन और पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, तो उसी की ज़िम्मेदारी है कि वो प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द डेटर सबमिट करे कोर्ट में। अब जो को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो सबमिट करनी थी डेटर ने, ठीक है? उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी वो सेक्शन 9 में बताया गया है, ठीक है? इसी तरह जब हियरिंग स्टार्ट होगी, कोर्ट नोटिस दे देगा, उसके बाद मीडिएटर अपॉइंट कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट्स में से, ठीक है? वहाँ से कोर्ट मीडिएटर अपॉइंट करेगा, ठीक है? और उस मीडिएटर का काम ये होगा कि जो प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया गया है डेटर या क्रेडिटर की तरफ से, वो अप्रूव करवाया जाए। जितने भी डेटर्स हैं या क्रेडिटर थे उनसे अप्रूव करवाया जाए, वेदर विद और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो अगर उसमें मॉडिफिकेशन होती है तो वो करके यानी विदाउट मॉडिफिकेशन भी अप्रूव करवाया जा सकता है सारे क्रेडिटर्स के साथ। इसके बाद जो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 है, इसमें मीडिएटर्स की पावर्स के बारे में बताया गया है, ये मीडिएटर्स की पावर है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो पर्सन फाइलिंग पिटीशन कर रहा है, इधर क्रेडिटर और डेटर, वो प नेसेसरी फंड्स प्रोवाइड करेगा मीडिएटर को।
कि वो मेडिएशन करवा सके, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये याद रखनी है कि जो भी पे पिटीशन फाइल करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो नेसेसरी फंड्स प्रोवाइड करे मीडिएटर को। इसके बाद सेकंड अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना वो स्टे ऑफ एक्शंस अगेंस्ट अ डेटर सेक्शन 12 है ना, इसमें से टेस्टिंग हो सकती है और ये इम्पोर्टेंट है ना। इसमें ये कह रहा है कि वन्स केस जो है ना वो डेटर या क्रेडिटर की तरफ से ना पिटीशन फाइल हो चुकी है डेटर या क्रेडिटर की तरफ से कोर्ट में, ठीक है? उसके बाद जो भी जितने भी केसेस हैं ना जो कि डेटर के अगेंस्ट चल रहे थे क्रेडिटर्स की तरफ से या किसी अदर पार्टीज़ की तरफ से क्रेडिटर या अदर पार्टीज़ की तरफ से डेटर के अगेंस्ट चल रहे थे कोई भी केसेस, ठीक है? प्रायर टू पिटीशन फाइलिंग ऑफ पिटीशन इनटू द कोर्ट अंडर दिस एक्ट ना, तो वो सारे उन सारों पर कोर्ट स्टे ऑर्डर इश्यू कर लेगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी डेटर के एसेट पर ना कोई मॉर्गेज या लियन या चार्ज क्रिएट हुआ है ना, वो चार्ज या मॉर्गेज और लियन पर भी ना स्टे ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा। अब जो क्रेडिटर्स हैं ना, वो डेटर्स की किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करके लोन को रिकवर नहीं कर सकते। कोई भी डेटर की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। उनकी मशीनरी, व्हीकल्स और कोई प्लांट एंड मशीनरी को अपने मतलब सेल नहीं कर सकते। उसको उस पर कोई चार्ज भी क्रिएट नहीं करा सकते। लाइक उस पर लियन और चार्ज किसी क्रेडिट डेटर की प्रॉपर्टी पर लियन और चार्ज भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसी डेटर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और गारंटर्स ऑफ द डेटर पर भी ना जो डेटर कंपनी के होंगे, उन पर भी कोई केस नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? जब डेटर या क्रेडिटर ने पिटीशन फाइल कर दी है, किधर पिटीशन फाइल कर दी है कोर्ट में अंडर रिहैबिलिटेशन एक्ट ना, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, ठीक है? लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले वो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये करेगा कि वो तकरीबन तमाम पार्टीज़ को जो भी अंडरलाइंग पार्टीज़ हैं या कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं, उनको नोटिस इश्यू करेगा और उनको सुनेगा। उनकी हियरिंग सुनेगा और उसके बाद वो ऑर्डर इश्यू करेगा। ऑर्डर क्या इश्यू करेगा? प्रिजर्वेशन ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट ऑर्डर इश्यू कर देगा और प्रोटेक्शन ऑफ डेटर और इट्स शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और गारंटर्स और इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का ऑर्डर इश्यू कर देगा। ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि सिनेरियो बना के वो इस चीज़ को पूछ सकता है कि प्रायर केसेस इस तरह चल रहे हैं, मॉर्गेज चल रहा है, वो डेटर ये करना चाह रहा है और उन्होंने फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है ना? इस तरह तो हम कोर्स ऑफ एक्शन ये बता सकते हैं कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और रिहैबिलिटेशन प्लान सबमिट कर सकते हैं। ओवरऑल इस पूरे एक्ट का हमें निचोड़ पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सेक्शन 12 में से कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, एक सिनेरियो बता सकता है और उसमें डेटर के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, मॉर्गेज भी क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है? और अब कहेगा कि डायरेक्टर के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है। तो डायरेक्टर के पास ये रिहैबिलिटेशन प्लान की थोड़ी बहुत चीज़ें बता देगा, तो ये कोर्ट में अप्लाई करो, ये करो, प्लान अप्रूव कराओ, उसके बाद वो अगेंस्ट आपके कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे क्रेडिटर्स। अब इसका जो सब सेक्शन 3 है ना, उसमें ये कहता है कि ये जो स्टे ऑर्डर दिया गया है, इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है। कब? अगर क्वालीफाइंग क्रेडिटर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन देती है, ठीक है? तो इस जो आपका वो है स्टे ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, तो उसको रिलैक्स भी कर सकती है, ठीक है? लेकिन ये करने से पहले कोर्ट नोटिस देगी तमाम पार्टीज़ को, ठीक है? और उनकी बात को सुनेगी और उसके बाद स्टे ऑर्डर पर रिलैक्सेशन देगी, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 13 में क्या कहता है? सेक्शन 13 में ये बता रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन, ठीक है? प्लान की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और इसका सेक्शन 14 इसके बाद सेक्शन 14 है ना वो कन्फर्मेशन ऑफ प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन है। यहाँ पर जो सेक्शन 13 है ना ये पार्टीज़ की एक्सेप्टेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है? और जो कन्फर्मेशन है ना वो कन्फर्मेशन कोर्ट वन्स ऑर्डर कन्फर्म कर देगी, तो उसके बाद जो भी अंडरलाइंग पार्टीज़ होंगी ना तो उन पर ये मतलब उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इस प्लान को फ़ॉलो करें। अब सेक्शन 13 में क्या कहता है? सेक्शन 13 में ये कहता है कि जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ प्लान है ना, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि तक ये वो फॉलोइंग कंडीशन पर डिपेंड करेगी ना। कंडीशन तो नहीं है, एक सिचुएशंस है ना, वो तब प्लान एक्सेप्ट कंसीडर किया जाएगा।
पहली सिचुएशन ये है कि जो भी जितनी कॉपी ऑफ प्लान है ना, वो तकरीबन तमाम क्रेडिटर्स और डेटर्स को प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है? पहली सिचुएशन ये है, दूसरी ये है कि अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ने ना, जिनको पैसे पे करने हैं, ठीक है? अगर उन्होंने ना at least two-third in the value of such class of creditor ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जो डेटर्स हैं ना, डेटर्स के अगर शेयर होल्डर कंपनी होगी डेटर, उसके शेयर होल्डर्स ने जो कि टू-थर्ड इन वैल्यू ऑफ शेयर्स है ना, अगर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया तो प्लान एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? इसी तरह जो पार्टीज़ हैं ना प्लान के अंडर, जिनको अनइम्पेयर्ड हैं, जो इम्पेयर्ड नहीं हुए, पहले भी उनका राइट 640 मिलियन पर था, अब भी वो उनका राइट 640 मिलियन पर है ना, तो उनके अगेंस्ट जो भी प्लान उस क्लास के अगेंस्ट जो जो भी प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन है ना, वो प्रिज़्यूम टू बी एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जब वो प्लान एक्सेप्ट हो गया ना, तो अब कोर्ट के पास पावर चली जाएगी कि अब कोर्ट ने उस प्लान को कन्फर्म करना है, ठीक है? तो कोर्ट नोटिस इश्यू करेगा तकरीबन तमाम पार्टीज़ को, जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ होंगी, और उनकी हियरिंग करवाएगा, ठीक है? वंस उनकी हियरिंग होगी और प्लान एक्सेप्ट हो गया, क्रेडिटर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ डेटर्स के से एक्सेप्ट हो गया है, तो कोर्ट भी वो तमाम मामलात को देख के उसके बाद कोर्ट भी कन्फर्मेशन दे देगा अपने प्लान की, ठीक है? लेकिन जो कोर्ट है ना, वो मे रिफ्यूज़ टू कन्फर्म प्लान कर सकता है इफ प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द प्लान इज़ अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड फिस्कल चार्जेस, है ना? डिस्पाइट द फैक्ट कि जो है प्लान वो अप्रूव हो गया क्रेडिटर्स और डेटर्स से ना, स्टिल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो प्लान है ना, उसको रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कर सकता है, रिफ्यूज़ टू कन्फर्म कर सकता है, अगर उसका मेन पर्पस ये है कि प्लान का कि हमने टैक्स की अवॉइडेंस करनी है। अब इसके बाद वन्स द प्लान्स तो कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया है, तो देयर माइट बी चांसेस कि कुछ पार्टीज़ ऐसी हों, ठीक है, जो इस प्लान से नेगेटिवली अफ़ेक्टेड हो रही हों, ठीक है? तो वो पार्टीज़ कोर्ट में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? वो कब अप्लाई कर सकती हैं? विदिन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन बाय द कोर्ट, वो अप्लाई कर सकती हैं कोर्ट में कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट मिल नहीं रही इस प्लान के अकॉर्डिंग, ये जो भी रीज़न हो सकती है, वो रिवोक ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है? तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अगर ये समझती है कि ये अप्रोप्रिएट है, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट, लाइक वो तकरीबन जितनी भी पार्टीज़ होंगी, कंसर्न पार्टीज़ होंगी, उनको नोटिस इश्यू करेगी, और ठीक है, और उनके व्यूज़ को सुनेगी कि वो क्या कह रही हैं पार्टीज़, ठीक है? अगर कोर्ट समझती है कि उनके व्यूज़ अप्रोप्रिएट हैं, तो वो जो कन्फर्मेशन प्रायर कोर्ट ने कन्फर्म किया था प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन को ना, उसको डिक्लेयर कर सकती है, कोर्ट वाइड डिक्लेयर कर सकती है। एक सिचुएशन एक्सप्लेन भी की है कि अगर वो फ्रॉडुलेंटली अगर प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन अप्रूव करवाया गया कोर्ट से, तो वो उसको कोर्ट डिक्लेयर वाइड कर सकती है। ठीक है? इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो डिसमिसल ऑफ केस है।